इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन के योगदान को डिस्कस करेंगे, जिस पर कि अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान चहलगानी, जो कि तुर्की अमीरों का गुट था, ने इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों को अपनी मर्जी के अनुसार सुल्तान पद पर बैठाया और उतारा। परिणामतः जो तुर्की सरदार थे वह स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझते थे और अत्यंत अनुशासनहीन हो गए थे, जिससे कि अराजकता बढ़ रही थी। इसके अलावा मंगोलों के हमले लगातार हो रहे थे उत्तर पश्चिमी सीमांत पर, और मंगोल पंजाब में व्यास नदी तक अपना अधिकार जमा चुके थे। अतः दिल्ली के बहुत निकट थे और दिल्ली असुरक्षित थी। तीसरी जो बात थी वो ये कि दिल्ली के आसपास का जो इलाका था, मेवात वाला, अलवर गुरुग्राम वाला इलाका, वहाँ से मेवाती डाकू प्राय दिल्ली को लूटने आ जाया करते थे और वे उनकी लूटपाट की वजह से दिल्ली आंतरिक रूप से भी असुरक्षित थी। इसके अलावा मेवात के अलावा कटिहार और दोआब और हिंदू में भी अवध में भी लगातार विद्रोह हो रहे थे। अतः सुरक्षा की दृष्टि से आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से दिल्ली असुरक्षित थी, और कानून और व्यवस्था की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत में अराजकता का माहौल था। अतः हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत अत्यंत कमज़ोर थी और कभी भी विघटित हो सकती थी। इन परिस्थितियों में बलबन सुल्तान बनकर गद्दी पर बैठा, क्योंकि वह स्वयं दल चालीसा का सदस्य था और 20 साल तक उसने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। अतः उस सारे अनुभव के आधार पर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए, दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए एक एक करके कई ठोस कदम उठाए, जिनकी चर्चा हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का गंभीर प्रयास किया, जिसके बारे में मैंने विस्तार में आपको पिछले वीडियो में बताया है, बलबन पार्ट 1 में। यहाँ पर बस मैं संक्षेप में उसका जिक्र कर रही हूँ। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए उसने अर्धदैवीय निरंकुश राजत्व सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की, और इस सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने के लिए कई सारे व्यवहारिक कदम उठाए, जैसे कि दरबारी परंपराओं, सजदा पैबोस जैसी दरबारी परंपराओं को लागू करना, नौरोज़ जैसे ईरानी त्यौहार मनाना, दिखावटी मान मर्यादा के लिए सुल्तान के चरित्र को गंभीर चरित्र के रूप में प्रस्तुत करना, अपने साथ हष्टपुष्ट हबशी अंगरक्षकों को नियुक्त करना, और कठोर न्याय व्यवस्था की स्थापना करना। इन सब के परिणाम स्वरूप सुल्तान के पद का भय अमीरों और जनता के बीच स्थापित हो गया, और सुल्तान का पद गरिमामय बना। इस संदर्भ में खलिक अहमद निज़ामी, जो कि मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, वे लिखते हैं कि बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए थे, वे हालांकि नाटकीय लगते हैं, लेकिन बलबन ने उन्हीं के माध्यम से सुल्तान के पद का इतना आतंक और भय उत्पन्न कर दिया
कि अब बड़े से बड़े तुर्की अमीर को उसके आदेशों का उल्लंघन करने का साहस नहीं हो पाता था। दूसरा जो बलबन का काम है वो है जो कि सुल्तान की शक्ति में वृद्धि के पैरेलल चलता है, वह है सामंतों की शक्ति पर अंकुश लगाना और उन्हें केंद्रीय प्रशासन में के नियंत्रण में रखना। आप जानते हैं कि सुल्तान जो है वो तुर्की सामंतों, तुर्की सरदारों व अन्य सामंतों की सैनिक शक्ति पर आश्रित होता था। उसकी अपनी कोई विशेष निजी केंद्रीय सेना नहीं होती थी और इस निर्भरता का, सैन्य निर्भरता का जो सामंत थे वे फ़ायदा उठाते थे। अतः बलबन ने इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए केंद्रीय सैन्य विभाग का संगठन किया, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। इसका जो हेड होता था वो आरिज़म मालिक कहलाता था। अब सुल्तान के पास अपनी एक निजी सेना थी, जिससे उसकी सैनिक सामंतों पर उसकी सैनिक निर्भरता समाप्त हुई और सुल्तान अपनी इस निजी सेना का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर सामंतों के विरुद्ध भी कर सकता था। इसी तरह से जो सामंत थे वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। अतः उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने बरीद कहा जाता है। और सेना और गुप्तचरों के माध्यम से बलबन ने निरंकुश शासन प्रणाली स्थापित करने में पूरी तरह सफलता हासिल की। दिल्ली के सुदृढ़ीकरण में बलबन का जो तीसरा महत्वपूर्ण काम था वो था दल चालीसा की समाप्ति, तुर्कान चहलगानी की समाप्ति। आपको बताया गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। बलबन स्वयं तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त करने के लिए इसके सदस्यों का दमन करना प्रारंभ किया, क्योंकि पिछले कई वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता के लिए वही उत्तरदायी थे। उसने सबसे पहले इस दल के सदस्यों को बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों से हटाना शुरू किया। इनमें से जो अधिक शक्तिशाली थे उनकी हत्या करवा दी गई, जैसे कि शेर खान। इसके अलावा जो अन्य कई सदस्यों को छोटे छोटे अपराधों के लिए सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा स्वयं में मिट्टी में मिल गई। इसको कहते हैं जहर और तलवार की नीति। शेर खान जो था वो उत्तर पश्चिमी प्रदेशों सीमांत का गवर्नर था। उसे जहर देकर मरवा दिया गया और मलिक बकबक और हैबत खान जैसे तुर्की अमीरों को साधारण अपराधों के लिए सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया, जिससे उनकी शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गई, शक्ति और प्रतिष्ठा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अगला जो कार्य है बलबन का दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण की दिशा में वो ये है कि उसने ये जो पहले दो काम है वो है सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना, और दूसरा जो काम है वह है सामंतों की शक्ति को कुचलना और उन्हें केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में लाना। इन दोनों कामों को करने के बाद सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की आंतरिक सुरक्षा की ओर ध्यान दिया, आंतरिक विद्रोहों को कुचलने के काम किए। सबसे पहले उसने मेवातियों के उपद्रव को समाप्त करने का निर्णय किया। मेवाती डाकू राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करते थे, अलवर, गुरुग्राम वाले इलाके में, और इनका आतंक इतना बढ़ गया था कि वे राजधानी में घुसकर लूटमार करते थे। इनका निवास घने जंगलों के बीच था, इसलिए ये सुल्तान के सैनिकों की पहुंच से बाहर थे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी बलबन ने इनके विरुद्ध कार्यवाही की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब उसने इनके विरुद्ध पुनः अभियान किया और ये जो आंतरिक विद्रोहियों के खिलाफ उसने जो नीति अपनाई उसे कई इतिहासकारों ने रक्त और लौह की नीति कहा है। बलबन ने मेवाती डाकुओं के इलाके को सेना द्वारा घेर कर जंगलों को साफ करवाया।
मेवातियों के गांव, डाकुओं के गांवों को नष्ट कर दिया गया और उनके सभी वयस्क पुरुषों को मार दिया गया। स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया और उनके क्षेत्रों में सैनिक छावनियाँ कायम कर दी गई ताकि वे फिर उन क्षेत्रों में कोई उपद्रव ना कर सकें। इस क्रूर नीति से मेवाती विद्रोहियों की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो गया। इसके बाद कटेहर, दैट इज़ रुहेलखंड वाला जो इलाका है, कटेहरी राजपूतों की ओर उसने ध्यान दिया। उनके विरुद्ध विद्रोह अवध के इलाके में हो रहे थे। इस इलाके को कई सैनिक क्षेत्रों में बांट दिया गया और हर एक सैनिक अधिकारी को जंगल कटवाने और विद्रोहियों का वध करने और उनके केंद्रों को नष्ट करने के आदेश दिए गए। इसके बाद अमरोहा और बदायूं क्षेत्र के विद्रोहियों का दमन किया गया। इन सब क्षेत्रों में बलबन ने एक समान नीति अपनाई जिसका उद्देश्य विद्रोहियों को कठोर दंड देकर आतंकित करना था। इसी नीति को रक्त और लौह की नीति भी कहा गया है और ये नीति पूरी तरह से सफल हुई और विद्रोह की अग्नि शांत हो गई। नेक्स्ट जो काम है बलबन का दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण की दिशा में, वह है बंगाल के विद्रोह का दमन। ये 1279 में बलबन को बंगाल के गवर्नर तुगरिल बेग के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तुगरिल बेग ने स्वयं को लखनौती का सुल्तान घोषित कर दिया था। बलबन ने उसके खिलाफ सेना भेजी लेकिन सेना पराजित हो गई। तो सबसे पहले तो बलबन ने पराजित सेनानायक को मृत्युदंड दिया और स्वयं सेना लेकर बंगाल की ओर बढ़ा। तुगरिल बेग पराजित हुआ, उसे मृत्युदंड दिया गया। उसके सारे अनुयायियों को गुलाम बना लिया गया। बलबन का उद्देश्य यह था कि अपनी कठोरता से सभी को आतंकित किए रखे ताकि भविष्य में कोई भी प्रांतपति उसके विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास नहीं करे। अब ये आंतरिक समस्याओं का समाधान करने के बाद बलबन ने सीमांत की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया। ये उसका अगला काम है दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए। आपको बताया गया है उसके समय तक मंगोलों ने व्यास नदी पर अधिकार कर लिया था और बलबन ने उनकी प्रगति को रोकने के लिए एक सुनिश्चित नीति बनाई जिसे कि बलबन की मंगोल नीति कहा जाता है। बलबन की मंगोल नीति पर 250 शब्दों का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले उसने सीमांत क्षेत्र के पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई और सामरिक महत्व के जो क्षेत्र थे वहाँ नए दुर्गों का निर्माण करवाया। सीमांत क्षेत्र को 2 भागों में बांटकर वहाँ अपने पुत्रों को नियुक्त किया। सुनम और सुमाना ये पंजाब में है इलाके। इस भाग में अपने बेटे बुगरा खां को उसने नियुक्त किया और दूसरा भाग उसने बांटा मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर। यहाँ पर उसने अपने प्रिय पुत्र सुल्तान मोहम्मद को नियुक्त किया। इसके अलावा उसने अपनी सेना के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया और सेना को लगातार शिकार के अभियानों में व्यस्त रखा ताकि वह मुस्तैद रहे। अपनी सेना की सबसे अच्छी टुकड़ियों को उसने सीमांत में नियुक्त किया ताकि मंगोलों का मुकाबला सीमांत क्षेत्र में ही किया जा सके और उन्हें सल्तनत में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिले। बलबन की जो मंगोल नीति है वह सुरक्षात्मक है। उसने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र को ही सुरक्षित रखने का प्रयास किया। मंगोलों ने जिस इलाके पर अधिकार कर लिया था वहाँ से उन्हें खदेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया और सीमांत को सुरक्षित रखने के लिए सारे संसाधन लगा देने के उद्देश्य से उसने साम्राज्य विस्तार या किसी और इलाके को जीतने में की ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बलबन एक यथार्थवादी व्यक्ति है और वह अपने सीमित सैनिक संसाधनों से राज्य की सुरक्षा ही करना चाहता है, ना कि राज्य का विस्तार। इन सारे कामों से मतलब सीमांत क्षेत्र में दुर्ग बनाकर वहाँ पर श्रेष्ठ सैनिक टुकड़ियाँ नियुक्त करके, वहाँ पर अपने पुत्रों को नियुक्त करके और साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण न करके सुरक्षात्मक नीति का अनुसरण करके काफ़ी हद तक उसने मंगोलों के
हमलों के खतरे को समाप्त कर दिया और इस तरह से वह दिल्ली सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा में करने में सफल रहा। इस तरह से अपने दिल्ली सल्तनत को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित करके, केंद्रीय प्रशासन के क्षेत्र में नए प्रयोग करके बलबन ने दिल्ली सल्तनत को एक शक्तिशाली साम्राज्य, सुदृढ़ मजबूत साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। बलबन ने दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए जो कार्य किए, सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए जो काम किए, उनका प्रभाव दीर्घ काल तक रहा और उसके काल के बाद दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व पर कभी दोबारा कोई संकट उत्पन्न नहीं हुआ। यही कारण है कि हबीबुल्लाह जैसे इतिहासकार बलबन के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का युग कहते हैं। उसके राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत गंभीर संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रही थी और उसका अस्तित्व भी समाप्त होने के कगार पर था। लेकिन बलबन की मृत्यु के समय स्थिति बहुत बदल चुकी थी और दिल्ली सल्तनत अब एक सुदृढ़ सुसंगठित राज्य का रूप धारण कर चुकी थी। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद 3 वर्ष के भीतर ही उसके वंश का अंत हो गया और प्रभावशाली हो रहे खिलजी सामंतों ने उसके वंश का अंत कर खिलजी वंश की स्थापना की। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।